Assalamualaikum. This is Tahir Afaki and you are watching my channel Wide Vision. हमारा आज का मौजू है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है जिसका मतलब सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट है। सेकुलरिज्म की इस्तिलाह सबसे पहले बरतानवी मुसन्नफ जॉर्ज हॉलीऑक ने 1851 में इस्तेमाल की। उसने इस इस्तिलाह के जरिए समाजी निज़ाम को मजहबी इखलाकियात से अलग करने की हमायत की। सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि मजहब और स्टेट के मामलात अलग अलग हैं, यानी रियासत के फैसलों की बुनियाद मजहब की बुनियाद पर ना हो। इसकी यूं तारीफ की जा सकती है, सेपरेशन ऑफ चर्च फ्रॉम द अफेयर्स ऑफ स्टेट। सेकुलरिज्म का फलसफा यह है कि मुआशरत और सियासत के लिए असूल मजहब की बजाय इंसानी तजर्बात और मुशाहिदात पर हो, यानी मजहब अफराद का जाती मामला हो, मजहब की मुआशरत और सियासी मामला से कुछ लेना देना ना हो, जबकि फर्द और मुआशरे के दरमियान ताल्लुक की बुनियाद इमरानी मुआहिदा हो, यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो, जो मजहब की बजाय दुनिया से माखूज हो, यानी जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसकी बुनियाद इंसानी अकल और इंसानी तजर्बात पर हो, ना कि किसी मजहब पर या किसी इखलाकी निज़ाम पर। सेकुलरिज्म की इकसाम, सेकुलरिज्म की दो इकसाम है, हार्ड सेकुलरिज्म और सॉफ्ट सेकुलरिज्म। हार्ड सेकुलरिज्म मजहब के बिल्कुल खिलाफ है। यह मजहब को रियासत में गैर कानूनी करार देता है और तमाम मुमकिन ज़राए से इसे दबाने की, इसे सप्रेस करने की कोशिश करता है और लादीनियत की तरवीज करता है और रियासत को एक प्योर सेकुलर स्टेट बनाने के लिए रियासत का जबर इस्तेमाल करता है। फ्रांस में इस किस्म का सेकुलरिज्म राइज है। सॉफ्ट सेकुलरिज्म, सॉफ्ट सेकुलरिज्म बिल्कुल हार्ड सेकुलरिज्म के उलट है। सॉफ्ट सेकुलरिज्म की बुनियाद टॉलरेंस और लिबरलिज्म पर है। इसमें मजहबी आज़ादी भी हासिल होती है, साथ साथ आप कुछ भी करने में आज़ाद होते हैं। आप इनफरादी तौर पर, मुआशी तौर पर, माशरती तौर पर और सियासी तौर पर मुकम्मल तौर पर आज़ाद होते हैं। सेकुलरिज्म का ये वर्जन अमेरिका में पाया जाता है। लिबरलिज्म मौजूदा मगरबी दुनिया को अगर एक वर्ड में बयान किया जा सकता है तो वो है लिबरलिज्म। लिबरलिज्म का मतलब है कि इंसान अपने हर अमल के लिए आज़ाद है। मुआशरे में वो जो चाहे कर सकता है, मुआशी मैदान में वो जितना चाहे कमा सकता है, जितनी चाहे प्रॉपर्टी का मालिक बन सकता है। सियासी अमल में शिरकत के लिए वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद और खुद मुख्तार है, मगर इस अमल में वो इस हद तक आज़ाद है कि उसकी वजह से किसी दूसरे फर्द को नुकसान ना पहुंचे और ना ही वो कोई कानून तोड़ने का मुर्तकिब हो। फर्द की जात की नशोनुमा और इनफरादियत को बरकरार रखना इस लिबरलिज्म का बुनियादी मकसद है। लिबरलिज्म के असूल, लिबरलिज्म के 3 बुनियादी असूल हैं। नंबर 1 फ्रीडम, यानी इंडिविजुअल्स आर फ्री टू डू एनीथिंग विद इन द टेरिटरी ऑफ लॉ। नंबर 2 प्रिंसिपल है इक्वलिटी, यानी एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। थर्ड प्रिंसिपल इज इंडिविजुअलिटी, स्टेट विल प्रोवाइड फैसिलिटीज इन ऑर्डर टू ग्रो द पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल्स। लिबरलिज्म की इकसाम, मौजूदा जमाने में लिबरलिज्म की 2 बड़ी इकसाम हैं, मुआशी लिबरलिज्म, दूसरे नंबर पर सियासी लिबरलिज्म। मुआशी लिबरलिज्म क्या है? मुआशी लिबरलिज्म ये है कि मार्केट फ्री होगी, मुआशी मैदान में फर्द आज़ाद होगा, फर्द चाहे जितना मर्जी प्रॉफिट हासिल कर ले, जितनी चाहे प्रॉपर्टी रख ले, हुकूमत फर्द और मार्केट के मामलात में दखल अंदाज नहीं होगी। हम इस असूल को लेसिस फेयर कहते हैं। लेसिस फेयर का मतलब है नॉन इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट।
सप्लाई और डिमांड के असूलों के तहत फर्द चाहे जितना मर्जी कमा सकता है, फर्द चाहे दुनिया में आधी दौलत का मालिक बन जाए, ये निजाम इसे कुछ नहीं कहता। दूसरे नंबर पर है सियासी लिबरलिज्म। फर्द के पास जिंदगी, आजादी और फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसे बड़े बड़े हकूक मौजूद हैं। डेमोक्रेसी के जरिए वो अपने नुमाइंदे चुनने में आजाद है, सियासी अमल का हिस्सा बनने के लिए वो आजाद है। दोस्तों, वो लोग जिन्होंने पहली बार मेरा चैनल विजिट किया है उनको मैं बताता जाऊं, इस चैनल पे आपको CSS, PMS, UPSC और दीगर कॉम्पिटिटिव इम्तिहानात की तैयारी के लिए तमाम इंपॉर्टेंट लेक्चर्स दस्तयाब हैं। इसके साथ साथ पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडो पाक हिस्ट्री और करंट अफेयर से मुतल्लिका लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। आप और आपके दोस्त इस चैनल से फ़ायदा उठा सकते हैं और किसी भी तरह की रहनुमाई के लिए हमारी खिदमात हासिल कर सकते हैं। नेशनलिज्म तवील इर्तिकाई मुनाज़ल तय करते हुए मौजूदा जदीद कौमी रियासत वजूद में आई है। फ़र्द से ख़ानदान, ख़ानदान से कबीला, कबीले से बड़ी बड़ी रियासतें और फिर इन बड़ी बड़ी रियासतों के बाद छोटी छोटी कौमी रियासतों का वजूद में आने तक का ये सफ़र है, ये इर्तिकाई सफ़र है। नेशनलिज़म जदीद सरमायादारी निज़ाम की पैदावार है। नेशनलिज़म का लफ्ज़ लातीनी वर्ड नासी से निकला है जिसका मतलब है पैदा होने की जगह। नेशनलिज्म की तारीफ लॉर्ड ब्राइस के मुताबिक कौमियत से मुराद ऐसी आबादी है जो बाज़ रिश्तों मसलन ज़ुबान, अदब, अफ़कार और रस्म रवाज की बुनियाद पर इस तरह मुत्तहद हो कि उसे वहदत के तौर पर महसूस किया जाए। ये है कौमियत की तारीफ लॉर्ड ब्राइस की नज़र में। फिर स्टालिन ने कौम की तारीफ यूँ की है, उसके मुताबिक किसी कौम के लिए ज़रूरी है कि उसकी एक ज़ुबान हो, उसका मखसूस इलाका यानी सरजमीन हो, उसकी मुश्तरका मुआशी सरगर्मियाँ या मुश्तरका मुआशी मफादात हों। ऐसे ग्रोह को कौम कहते हैं। यूँ हम कह सकते हैं कि इंसानों का वो ग्रोह जो मुश्तरका रंग, नस्ल, ज़ुबान और रस्म रवाज का हामिल हो और एक खित्ता ज़मीन पर एक मुआशी और सियासी निज़ाम के तहत ज़िंदगी बसर कर रहा हो, वो कौम कहलाता है। नेशनलिज्म के फ़लसफ़े को जानने के लिए 3 बुनियादी ख्यालात का जानना ज़रूरी है। पहला ये कि कौम का होना, दूसरा इस कौमियत के शऊर का होना और तीसरा कौमी खुद मुख्तारी यानी नेशनल सॉवरेनिटी का होना। नेशनलिज्म के बुनियादी अज्जा, नेशनलिज्म के 7 बुनियादी अज्जा हैं, यानी कोई भी कौम इन 7 बुनियादी अज्जा से मिलकर बनती है। नंबर 1 मुश्तरका नस्ल हो, नंबर 2 मुश्तरका रंग हो यानी सबका एक रंग हो, फिर सबकी एक ज़ुबान हो और इन सब का एक ही रस्म रवाज हो और फिर ये तमाम लोग एक खित्ता ज़मीन में आबाद हों, यानी इस खित्ता ज़मीन से परे जो लोग रह रहे होंगे वो इस कौम का हिस्सा नहीं होंगे। और फिर इन लोगों का जिनकी नस्ल, रंग, ज़ुबान, रस्म रवाज और खित्ता एक है, इनका मुआशी निज़ाम और फिर सियासी निज़ाम भी एक हो। यूँ इन 7 अज्जा से मिलकर एक कौम वजूद में आती है। नेशनलिज्म का आगाज बुनियादी तौर पर सरमायादारी निज़ाम के साथ हुआ। इनकलाब फ्रांस के बाद तमाम यूरोप में कौमी रियासतें वजूद में आईं। नेशनलिज्म के नज़रिए के बाइस यूरोप में कौमी रियासतों का आगाज़ हुआ और इस नतीजे में कॉलोनियलिज्म और इम्पीरियलिज्म का भी आगाज़ हुआ, जिसके रद्द अमल में जिन ममालिक पर कब्ज़ा किया गया था वहाँ पर भी नेशनलिज्म की तहरीकों का आगाज़ हुआ और उन्होंने इन कॉलोनियल ताकतों के गलबे से आज़ादी हासिल की। आज़ादी के बाद इन मुल्कों में इसी नेशनलिज्म को
हुक्मरान तबकों ने अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया और ये 9 आज़ाद रियासतें आहिस्ता आहिस्ता टूट फूट का शिकार हुई और उनमें इंतशार फैला, जिसकी वजह से इन रियासतों में फौजी आमरीतें परवान चढ़ी। अब एक बार फिर ग्लोबलाइजेशन न्यू इंपीरियलिज्म की नई शक्ल में अपनी पूरी ताकत से आ रहा है। इसलिए आप लोगों से मेरा ये सवाल है कि क्या इस नेशनलिज्म की वेव को रोका जा सकता है, या फिर यूरोपीय यूनियन और मुख्तलिफ इलाकाई तंजीमों के बाइस नेशनलिज्म का खात्मा हो गया है, या फिर लोग इस नेशनलिज्म के नज़रिए को इस बाइस फरसुदा और बेकार समझते हैं और ये नज़रिया अपनी अहमियत खो चुका है। इसके साथ साथ ये भी याद रखना ज़रूरी है कि फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर की बुनियादी वजह ही ये नेशनलिज्म थी। यही वजह है कि यूरोपियन ने और अंग्रेज़ों ने इस फरसुदा निज़ाम से जान छुड़ाने की कोशिश की और यूरोपीय यूनियन वजूद में आया। तो आपसे हमारा यही सवाल है कि आया कि नेशनलिज्म आज मौजूद है या अपनी अहमियत को खो चुका है? इस सवाल का जवाब नीचे कमेंट्स बॉक्स में दें और हमें अपने कीमती मशवरों से ज़रूर नवाजें।